तो फ्लूइड में आज हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स का एक टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा टॉपिक है और इसके ऊपर जेईई मेंस में इक्का दुक्का सवाल आपको दिख जाएंगे। तो हम लोग कुछ जेईई मेंस वाले सवाल भी करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज फ्लूइड में तो पड़ेगा ही, कहीं कहीं और भी दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ते रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में सीख लीजिए खूब अच्छे से, क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज ने कहा कि अगर कोई मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड या फ्लूइड कह सकते हैं, और इस फ्लूइड में किसी बॉडी को इमर्ज किया जाए, इस फ्लूइड में किसी बॉडी को इमर्ज किया जाए कंप्लीटली या पार्सली। कंप्लीटली मतलब पूरा पूरा इमर्ज करना, पार्सली मतलब इसका कुछ हिस्सा इमर्ज करना। जैसे अभी ये कैसा इमर्ज है, पार्सली इमर्ज है, इतना हिस्सा इसका इमर्ज है, ठीक। तो इस बॉडी का अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो इस पर दो फोर्स लगेगा, एक इसका वेट mg नीचे, और ये जो लिक्विड है इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग बायंट फोर्स कहते हैं, सफिक्स में FB लिखेंगे, F सफिक्स में B। इसको हम लोग बायंट फोर्स या फोर्स ऑफ बायंसी या इसी को अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। जो लोग हिंदी माध्यम से होंगे इसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। हाँ, उत्प्लावन बल। तो ये जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है इसका वैल्यू आर्किमिडीज ने कैलकुलेट किया और कहा कि इसका वैल्यू V rho G होता है। कितना होता है? So what is this V? This is volume of body, volume of body in the liquid, volume of body in the, and volume का मतलब क्या होता है? स्पेस। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो ये V क्या है? वह वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम जो मैंने येलो से दिखाया, ये वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इस बॉडी का इस लिक्विड के अंदर है। मतलब ये वॉल्यूम पूरे बॉडी का वॉल्यूम नहीं है। कौन सा वॉल्यूम है? जितना पार्ट उस बॉडी का लिक्विड के, अगर वो बॉडी पूरा पूरा इमर्ज्ड होता तब तो बॉडी का पूरा वॉल्यूम इमर्ज्ड कहते हैं, लेकिन अभी पार्शियली इमर्ज्ड है, तो जितना पार्ट इमर्ज्ड है वो वॉल्यूम है। अगर इतना पार्ट आप इमर्ज कर दिए तो इतना ही वॉल्यूम पानी का हट गया होगा, लिक्विड का हट गया होगा। भाई अगर इस रूम में मुझे कोई सामान रखना है और ये रूम पूरा पैक्ड हो, कुछ नहीं हो, तो कुछ आप दूसरा चीज रखने के लिए उतना स्पेस क्या करेंगे? खाली करेंगे, तभी वो रख सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द लिक्विड V है तो इसी वॉल्यूम को हम लोग एक और नाम से कह सकते हैं, दिस इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो क्या है? और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जरा सुनना, इस बायंट फोर्स का एक फॉर्मूला मैं ऐसा लिख रहा हूं, सुनिएगा। ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब ये किसका वॉल्यूम है? लिक्विड का। डेंसिटी भी किसका है? ध्यान रखना, ये V वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी लिया जा सकता है और वॉल्यूम ऑफ, लेकिन डेंसिटी किसका है? तो हम दूसरा ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सॉरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ले रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में अगर लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बोलो। और मास में G से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट आ जाता है, वेट आ जाता है। तो बायंट फोर्स का सही में फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड। इसी बात को हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। इसी को किसने ढूंढा था? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने कहा कि जब किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है तो वह जो द्रव है वह उस ठोस पर ऊपर की तरफ एक उत्प्लावन बल लगाता है, जिस बल का नाम उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के मान के बराबर होता है। फिर से बोले हिंदी में, हिंदी में बोले ना। जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डुबोते हैं, पार्सली या कंप्लीटली, आधा आधा या पूरा पूरा, तो ये लिक्विड इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, फोर्स को बल कहते हैं, उत्प्लावन बल, बायंट फोर्स, जिसका वैल्यू कितना है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना।
डिस्प्लेस्ड को हिंदी बोलते हैं विस्थापित। द्रव का भार, वेट का अंग्रेजी क्या होता है? भार। तो लिखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, लिखिए। When a body is completely or partially immersed in a liquid, then an upward force acts on the body due to liquid। मतलब ये बाइंड फोर्स किस पर लग रहा है? बॉडी पर, और लगाने वाला कौन है? लिक्विड। लगाने वाला कौन है? लिक्विड। ठीक है। अपवर्ड फोर्स acts on the body due to liquid, which is equal to the weight of liquid displaced, जो कि weight of liquid displaced के बराबर। ये बात समझ गए सब लोग अच्छे से? अब हम लोग एक दो बात और करें। अगर कोई बॉडी है तो ये कब इमर्ज कर जाता है, कब पानी में डूब जाता है? तो बॉडी इमर्जेस। कब बॉडी इमर्ज करता है? जब उसका वेट ज्यादा हो उस पे लगने वाले बाइंड फोर्स। और कोई बॉडी फ्लोट कब करता है? जब बाइंड फोर्स ज्यादा नहीं, बराबर हो। जब बाइंड फोर्स क्या हो? वेट के बराबर हो, तब वो बॉडी तैरता है। ठीक। इस बात को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। कभी आप लोग स्विमिंग पूल में नहाए हैं? नदी में नहाए? नदी में या स्विमिंग पूल में कभी नहाने का मौका मिले और आपके साथ आपका दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, घरवाली हो, जो भी हो, हाँ, तो क्या हुआ? तो आप स्विमिंग पूल में आप ऐसा फील तो किए ही होंगे कि आप जब पानी में इन करते हैं तो आपका वेट क्या हो जाता है? कम। हल्का फील करते हैं कि नहीं? और वहां पे अगर आप अपने दोस्त को उठाने का प्रयास करें तो आपको लगेगा वो भी बहुत हल्का है ना? उसको ज्यादा अपने ऊपर ज्यादा फील ना भी करें तो दूसरे को उठाने में आपको लगेगा कि हाँ बहुत हल्का हो रहा है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अभी यहाँ किसी को उठाना हो तो उस पर mg नीचे लग रहा है, उतना लगाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली पानी में क्या होगा? mg को कुछ क्या कंपनसेट कर देगा? बाइंड फोर्स कंपनसेट कर देगा। इसलिए अगर हम पूछे नेट वेट कितना होगा, नेट वेट W नेट, तो ये कहेंगे mg माइनस FB। इस W नेट को हम लोग बोलते हैं एपरेंट वेट। इसे क्या बोलते हैं? तू इमेजिन करने लगा क्या? इधर देख, वो इमेजिन करेगा स्विमिंग पूल में नहा के। ये क्या है? एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट कितना होता है? mg माइनस FB। अगर हम पूछे कि लॉस इन वेट कितना होगा, लॉस इन वेट कितना होगा, तो लॉस इन वेट कहते हैं W माइनस W नेट। ठीक है। ये W क्या है? वेट इन एयर। इसे क्या बोलते हैं? वेट इन एयर, जो कि mg के बराबर होता है। और W नेट का भी आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है? mg माइनस FB। बोलो। तो माइनस प्लस हो जाएगा, mg कट जाएगा, तो क्या बचेगा? FB। तो कितना वेट लॉस हो गया? जितना आप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। भाई कोई बॉडी है, उसका हवा में वजन है 50 न्यूटन, पानी में डाले तो mg तो 50 न्यूटन लग ही रहा है, अब थ्रस्ट फोर्स लगने लगा 10 न्यूटन, तो अब उस बॉडी का वेट कितना हो गया? 40 न्यूटन। तो कितना लॉस हुआ? 10 न्यूटन। तो लॉस इन वेट किसके बराबर होता है? बाइंड फोर्स के बराबर, अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं कहेगा कि द थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज दिस, कहेगा कि द लॉस इन वेट इज दिस।
मतलब वो किसका वैल्यू दिया हुआ है? बायंट फोर्स का। कभी कभी इसको ऐसे दिया रहेगा बायंट फोर्स का वैल्यू, कभी कभी कहेगा कि एक बॉडी वेज 50 न्यूटन इन एयर एंड 40 न्यूटन इन वाटर या लिक्विड ए, तो इसका मतलब फिर से बायंट फोर्स दिया हुआ है कितना? 10 न्यूटन, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या देगा? बायंट फोर्स। तो पैरा चेंज करके लिखिए, when the body is immersed in the fluid, 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 comma, it suffers loss in weight. It suffers loss in weight, and the amount of this loss, and the amount of this loss is appreciated by the buoyant force acting on it, is appreciated by the buoyant force acting on it, is appreciated by the buoyant force acting on it. ठीक है, मतलब ये buoyant force के बराबर होता है। अगर मैं पूछूं कि कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, कोई बॉडी क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, तो इसका एपरेंट वेट कितना होगा? इसका एपरेंट वेट कितना होगा? एपरेंट वेट का मतलब W नेट। तो एपरेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है? mg माइनस FB। बोलो, मतलब mg माइनस FB। और फ्लोटिंग बॉडी के लिए FB किसके बराबर होता है? वेट mg के बराबर होता है। तो mg कट के कितना हो जाएगा? जो कोई फ्लोटिंग बॉडी होता है वो वेटलेसनेस फील करता है, इसलिए आप समुद्र में जब तैरते हैं आराम से बीच पे, तो आपको एकदम बहुत हल्का हल्का फील होता है, वेटलेसनेस फील होता है ना। तो फ्लोटिंग बॉडी क्या फील करता है? वेटलेसनेस। आपने बचपन में एक वो सुना होगा, बहुत जो साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछ के आते थे आपसे क्लास 6-7 में क्विज में, कि आयरन से बना हुआ कांटी पानी में डूब जाता है, लेकिन उसी आयरन से बना हुआ सिप पानी में नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि किसी बॉडी का डूबना उस पर लगने वाले वेट और बायंट फोर्स पे डिपेंड करता है। आयरन का कांटी का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो क्योंकि उसका वॉल्यूम खुद में कम होता है, इसलिए जो वो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उसका वॉल्यूम भी कम होता है, इसलिए उस पर लगने वाला थ्रस्ट फोर्स कम होता है उसके वेट के कंपैरिजन में, इसलिए वो डूब जाता है। जबकि सिप को हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसका भले वो आयरन का बना हुआ है, लेकिन वो जो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, उस लिक्विड का वॉल्यूम उसके वेट के कंपैरिजन में बहुत, मतलब वॉल्यूम की वजह से जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है वो उसके वेट के कंपैरिजन में बैलेंस कर लेता है, और इसीलिए वो क्या करता है? फ्लोट करता है, नहीं डूबता है। समझ गए? क्योंकि डूबना किस पे डिपेंड करता है? कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है। क्या ये बात समझ गए? लेकिन आप लोग को दिलचस्पी इस बात में होनी चाहिए कि ये अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला V rho G कैसे आ गया। ठीक है, तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इस बात को प्रूफ करके देखते हैं। देखिए ये कंटेनर है, बहुत आसान सा प्रूफ है, क्योंकि आपको ये सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि सर ये अपथ्रस्ट फोर्स क्यों जनरेट हो रहा है किसी बॉडी पर। ऐसा क्या हो गया उस बॉडी को लिक्विड में डाले कि वो लिक्विड उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाने लगा? ऐसा क्या रीजन रहा होगा? तो देखिए, मान लीजिए ये लिक्विड है, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं थोड़ा सा सिंपल बॉडी ले रहा हूं। तो हम लोग क्या ले लेते हैं? हम लोग एक सिलेंडर ले लेते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं? एक सिलेंडर ले लेते हैं, और ये पूरा इमर्ज ले लिया। इसका बॉटम सरफेस का एरिया कितना होगा? A। इसका हाइट कितना होगा? H। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू H। ठीक, और हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे जैसे पानी होता है तो लिक्विड कॉलम के वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। लिक्विड कॉलम की वजह से
और h हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर कितना होता है, h रो जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर प्रेशर अगर P1 है और प्रेशर मैंने बताया था कि किसी भी डायरेक्शन से आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, ऊपर से लगाओ, इधर से लगाओ, इधर से लगाओ, तो हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर लगाते हैं हमेशा प्रेशर, सरफेस के। तो यहाँ पे प्रेशर क्या उतना ही होगा कि अलग होगा? उतना ही कैसे होगा? यहाँ प्रेशर P1 है और h हाइट लिक्विड का बढ़ गया तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। यहाँ प्रेशर कितना होगा? तो यहाँ का प्रेशर P1 प्लस h हाइट की वजह से प्रेशर h रो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब देखिए इस प्रेशर की वजह से इस एरिया पर कितना फोर्स क्रिएट होगा? तो वो फोर्स ऊपर की तरफ क्रिएट होगा कि नहीं होगा? उसी फोर्स को हम F कह रहे हैं। कितना होगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो P1 प्लस h रो जी इंटू एरिया, ये फोर्स को हम F1 कह दे रहे हैं। और इस प्रेशर की वजह से किधर फोर्स क्रिएट होगा? नीचे, इसे F2 कह दे रहे हैं। वो कितना होगा? P1 इंटू एरिया। बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है? नीचे वाला फोर्स ज्यादा है कि नहीं? तो इसी वजह से बाइंड फोर्स आता है। नेट फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ? F नेट कितना लगेगा ऊपर की तरफ? F2 माइनस, इसी नेट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंड फोर्स। और कितना वैल्यू होगा? F2 माइनस F1, दोनों को माइनस करना है तो -1 करो। P1 प्लस h रो जी इंटू एरिया माइनस F1 कितना होगा? P1 A कॉमन ले लीजिए तो P1 कट जाएगा, बचेगा h a रो जी। और h a किसके बराबर था? प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये बाइंड फोर्स क्यों लगता है, कोई पूछे तो कहेंगे प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगता है। किस वजह से लगता है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग लिक्विड में नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, तो बॉटम सरफेस पे प्रेशर ज्यादा लगता है और टॉप सरफेस पे प्रेशर, इसीलिए प्रेशर डिफरेंस की वजह से नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्रिएट होता है जो बाइंड फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पे एक बात हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये होना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब अगर इस बॉडी का वॉल्यूम ना हो, अगर मैं एक प्लेट ले लूं और इस प्लेट को लिक्विड में रख दूं तो क्या इस पर बाइंड फोर्स लगेगा? सोच के देखिए। अरे जैसे लॉजिक यहां सोचे वैसे ही लॉजिक सोचिए कि ऊपर से प्रेशर कितना? P1 और नीचे से प्रेशर कितना? क्योंकि हाइट तो चेंज हुआ ही नहीं, तो इस केस में बाइंड फोर्स कितना लगेगा? ऐसे भी सोचिए, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला V रो जी होता है। इसका वॉल्यूम कितना? खाली प्लेट का तो एरिया है ना, हाइट तो कुछ है ही नहीं, तो बाइंड फोर्स प्लेट पर, इसलिए बाइंड फोर्स 0 लगता है। क्या बात समझ में आया? तो अगला पॉइंट यही लिखना है, नोट करके। अगला पॉइंट लिखे नोट करके। बोलो बोलो, क्या कुछ दिक्कत? हाँ, प्लेन पे नहीं लगेगा, रिंग पे नहीं लगेगा, जिसका वॉल्यूम होगा उसी पे लगेगा। किसके मटेरियल पे? नहीं, बाइंड फोर्स तीन ही चीज पे डिपेंड करता है। V मतलब वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीन ही चीज पे डिपेंड करता है। क्या? थर्मोकॉल वाला प्लेट पे बाइंड फोर्स नहीं लग रहा है। थर्मोकॉल वाला प्लेट आपने रखा, उसका वेट ही बहुत कम है और उसका थोड़ा थिकनेस तो होगा ना, एकदम थोड़ा सा थिकनेस, तो H का वैल्यू बहुत कम है तो उस वजह से बाइंड फोर्स लग रहा है। प्लेट का मतलब जिसका थिकनेस मैंने क्या ले लिया है? 0 थिकनेस। इसका थिकनेस क्या है? 0 थिकनेस। इसलिए आप थर्मोकॉल या कार्डबोर्ड या लकड़ी का गट्टर, वो सब क्या करता है? इस पर तैरता है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। बिना वॉल्यूम में कोई बॉडी हो ही सकता है क्या? प्लेट हम लोग फिजिक्स में भले कह देते हैं, उसका वॉल्यूम क्या होता है? कुछ नहीं, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब था एक ऐसा बॉडी जिसका वॉल्यूम कुछ नहीं होगा, उस पर बाइंड फोर्स नहीं है। हाँ, तो लिखिए, नोट करके क्या लिखना है हमें? नोट करके लिखिए, द बाइंड फोर्स arises due to the fact that the bind force arises due to the fact that the pressure in a liquid
the pressure in a liquid increases, the pressure in a liquid increases as we move down in the liquid, as we move down in the liquid, as we move down in the liquid. ठीक है, जल्दी से ये दोनों स्लाइड लिखिए, फिर हम लोग इस पर कुछ सवाल करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला सवाल हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे करते हैं। सवाल ये है कि एक ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक बी का मास दिया हुआ है 3m, इस ब्लॉक का मास कितना है 3 टाइम्स ऑफ m इसका मास है। अब क्वेश्चन आगे लिखता है दैट बातें नहीं, द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक बी इज 2 रो। इस ब्लॉक बी की डेंसिटी कितनी है 2। तो ब्लॉक बी का हमें मास भी पता है और इसका तो क्या हम इस ब्लॉक बी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं? देखो इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं हम लोग, फिजिक्स अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में समझ लिया, अब उसका क्या समझ रहे हैं? फिजिक्स और मैथ्स। इसके वजह से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? तो मास कितना है 3m बाय 2 रो, इसका वॉल्यूम होगा। The system is released from rest so that the block B moves up in the liquid. ये ब्लॉक B किधर मूव कर रहा है? अप मूव कर रहा है इन द लिक्विड। तो मान लीजिए ये ब्लॉक A से ऊपर जा रहा है, कितने से ऊपर जा रहा है? फिर वो सेमी धागा से बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है? तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? A से। आपको इस ब्लॉक का मास नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना है, उसका मास ma मान लेते हैं, यही हम लोग को निकालना है। चलिए FBD बनाइए, FBD बनाते हैं। इसका वेट mg नीचे लगेगा और ये तो एटवुड मशीन के जैसा ही है ना जी, उसमें टेंशन तो दिखाते नहीं थे हम लोग, बिना टेंशन के भी काम चल जाता था। इसका वेट कितना नीचे लगेगा 3 mg, बोलो। और इस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स भी ऊपर लगेगा क्योंकि अब ये लिक्विड में है, ये टेंशन नहीं है। ये कौन सा फोर्स लिख रहे हैं? बाइंड फोर्स। कितना लगेगा बाइंड फोर्स? v रो g। इसका पूरा वॉल्यूम इसमें है, तो 3m by 2 रो इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो कितना है रो इंटू जी, 1.5 mg। 1. अब इक्वेशन लिखिए, एक्सलेशन के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, A इज इक्वल्स टू ये फोर्स सपोर्टिंग की अपोजिंग, सपोर्टिंग क्योंकि एक्सलेशन के डायरेक्शन में है, तो mag माइनस ये फोर्स सपोर्टिंग की अपोजिंग, एक्सलेशन के, और ये फोर्स सपोर्टिंग क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, सपोर्टिंग है, प्लस 1.5 mg माइनस 3 mg बाय टोटल मास ma प्लस 3m। इसको थोड़ा सवाल लिख दो, एक्सलेशन कितना हो गया ma माइनस 1.5 m इंटू जी बाय ma प्लस 3m। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक। अब आगे कह रहा है, याद रख पा लिए थे कि द ब्लॉक B मूव्स अप इन द लिक्विड, फिर आगे क्या कह रहा है? एंड मूव्स डाउन आउट ऑफ द लिक्विड। जब ये लिक्विड से बाहर निकल जाता है तब अगर आप फिर से FBD बनाएंगे तो वो नीचे जा रहा है विद सेम एक्सलेशन, और एक्सलेशन का वैल्यू अभी भी कितना है A ही है। तो फिर से हम लोग ये निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे कि सेम होगा। चलिए निकालते हैं फिर से हम लोग एक बार FBD बनाते हैं। अब सिचुएशन कैसा दिखेगा आपको बताइए? ये सीलिंग दिखेगा, ये पुली इधर से बना हुआ ये ब्लॉक ma मास का, और इधर से बना हुआ ये ब्लॉक B जो कि 3m मास का है। और अब ये लिक्विड से बाहर है, ये किधर है? आउट ऑफ द लिक्विड है। तो आउट ऑफ द लिक्विड है तो क्या अपथ्रस्ट फोर्स नामक कुछ भी लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर से FBD बनाइए। इसका वेट कितना 3 mg और इसका वेट कितना ma इंटू जी। ये ब्लॉक A से अब नीचे जा रहा है और ये ब्लॉक A से अब ऊपर जा रहा है। तो इस बार A के लिए क्या लिखोगे? इस बार ये 3 mg सपोर्टिंग के अपोजिंग और ये वाला mag अपोजिंग बाय टोटल मास
Ma प्लस Tm। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? दूसरा इक्वेशन। और ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होगा? सेम होगा। तो बराबर कर दीजिए, बराबर करिएगा। इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 करिएगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। क्या बचा ऊपर में? ऊपर में जी भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा? Ma माइनस 1.5 स्मॉल m इज इक्वल्स टू Tm माइनस Ma। ये Ma इधर आके हो गया 2Ma इज इक्वल्स टू ये 4.5m। तो Ma का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.5m/2। पॉइंट उड़ाएंगे तो 20 नीचे और 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 9m/4। दिस विल बी आवर आंसर। देखो यही आंसर। एयर में एक्सेलरेशन कैसे लिखे? ये कैसे लिखे? लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मूव्स डाउन आउट ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अप मूव्स अप इन द लिक्विड एंड मूव्स डाउन आउट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के बाहर वो डाउन मूव कर रहा है, लिक्विड में वो अप मूव कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हम माने नहीं अपने मन से, वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो 2 सिचुएशन आपको बनाने थे, समझ गए? बिना सॉल्यूशन देखिए खुद से बनाइए, प्लीज सॉल्यूशन छापिए मत आप लोग, यही गलती करते हैं। और उसके बाद ये वाला सवाल बनाइए, इस पर ये सवाल लिखिए। वो सवाल मैंने आपको समझा दिया, सॉल्यूशन आपको नहीं दिखा रहा हूं, खुद से बनाइए पहले वो सवाल, फिर ये सवाल ट्राई करिए। चलिए अगले सवाल करते हैं। देखिए जनरली आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला में जो सवाल पूछते हैं उसमें 2 केस आपको हमेशा बनाना पड़ेगा। जनरली जो सवाल पूछते हैं, जैसे देखो ये सवाल क्या दिया हुआ है, द इनिशियल सिचुएशन इज शोन इन फिगर, इतना लिख दिया खाली। अब इस सिचुएशन को हम लोग एनालाइज करते हैं। ये लिक्विड है जिसका डेंसिटी कितना है 2 सिग्मा, एक क्यूब है जिसका साइड है a, मतलब इस क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है कितना, a क्यूब, और इसका डेंसिटी सिग्मा, मतलब इसका मास भी पता है हम लोग को। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर m मास का है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, बस इनिशियल सिचुएशन दिया हुआ। मतलब आप देखिए इस क्यूब को देखिए, ये क्यूब ऐसे है, यहां से लेकर के यहां तक है, मतलब ये क्यूब पानी में नहीं है, मतलब लिक्विड में। तो अगर इस क्यूब का भी एफबीडी बनाए तो क्या क्या फोर्स लगेगा? एक तो इस पर mg लगेगा नीचे, जो कि m का वैल्यू है a क्यूब सिग्मा इंटू जी। बोलो समझ में आया? ये mg का वैल्यू लिखा। और इस पर कौन कौन सा फोर्स लग सकता है? बाइंड फोर्स तो लग नहीं सकता, ये स्प्रिंग वगैरह फोर्स लगा सकते हैं, और लगाएंगे क्योंकि ये ब्लॉक रुका हुआ है। तो ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स होना चाहिए जो कि इसको बैलेंस कर सके। ठीक है, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स 2 कंडीशन में हो सकता है। अगर ये स्प्रिंग खींचा हुआ हो तो ये स्प्रिंग लगा दे, और ये कंप्रेस्ड हो तो भी ये लगा सकता है। बोलो, ये दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि ये खींचा हुआ हो लेकिन ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे हो, ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे हो, तो ये तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, और ये खींचा हुआ है तो किधर फोर्स लगा देगा? ऊपर। ठीक, ये 2 सिचुएशन हो सकता है। आप कोई भी सिचुएशन लेके चल सकते हैं, बात बराबर होगा। तो हम लोग ले रहे हैं कि ये नेचुरल लेंथ पे है और ये क्या है? खींचा हुआ है। तो ये स्प्रिंग कितना फोर्स लाएगा ऊपर की तरफ? K इंटू जितना खींचा हुआ है x। स्प्रिंग फोर्स होता है kx, K कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, K दिया हुआ है, दोनों का K बराबर है। आपका मन करे कि नहीं सर हम इसको कंप्रेस भी मानेंगे, तो मान लो इसका कंप्रेशन कुछ, इसको तब x1 मान ला, इसका कंप्रेशन x2 मान लेना, तो वो फोर्स ऊपर लग जाएगा k x2। ठीक, बाकी सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे। तो मैं नहीं मान रहा हूं, मैं ऐसे ही कर रहा हूं। अब देखिए ब्लॉक रुका हुआ है तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। ऊपर फोर्स कितना है? और नीचे ये पहला इक्वेशन। ठीक, अब आगे कहता है इफ अ वेट इज प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक इमर्जेस हाफ इन द लिक्विड। इस ब्लॉक पर एक वेट प्लेस कर दिए तो इस ब्लॉक का आधा हिस्सा कहां चला गया? लिक्विड। तो अब डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये लिक्विड, ये ब्लॉक का आधा हिस्सा लिक्विड में चला जा चुका है, ये स्प्रिंग, और ये वो वेट है जो प्लेस किए हैं इसके ऊपर, इसका वेट W मान लेते हैं जो हम लोग को निकालना है, और ये नीचे वाला स्प्रिंग, ये लिक्विड। अब मुझे ये बताओ कि
कि जब आपने इस पर वेट प्लेस किया तो ये ब्लॉक नीचे गया, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ? आपने पहले से नेचुरल लेंथ पे माना था, कोई कंप्रेशन नहीं, अभी कितना कंप्रेस हो गया? a/2। भाई इस क्यूब का लेंथ तो a है ना, बोलो। पहले ये क्यूब का ये फेस यहां था, अब ये फेस कितना नीचे आ गया है? a/2 नीचे आ गया कि नहीं आ गया? तो ये स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया? तो ये नीचे वाला स्प्रिंग कितना फोर्स ऊपर लगाएगा? k इंटू a/2। बोलो, बात समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाला स्प्रिंग इलोंगेटेड था कितने से? x। और आप जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये स्प्रिंग क्या होगा? और इलोंगेट हो जाएगा। कितना इलोंगेट हो जाएगा? और a/2। तो अब इलोंगेशन कितना हो गया? x प्लस a/2। तो अब ये स्प्रिंग कितना फोर्स ऊपर लाएगा? k इंटू x प्लस a/2। ठीक, इसका वेट अब कितना नीचे लगेगा? इसका वेट कितना नीचे लगेगा? तो ये तो पहले जो वेट लग रहा था वो लगेगा ही, a³ सिग्मा g प्लस ये w भी लगने लगेगा, ये जो वेट रख दिए। बोलो, और एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ, क्योंकि अब लिक्विड के अंदर चला गया ना। और बाइंड फोर्स कितना होता है? v क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द लिक्विड। v क्या होता है? तो अब ये क्यूब आधा इसमें है, क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब था, आधा क्यूब का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द लिक्विड इनटू रो। रो क्या होता है? किसका डेंसिटी? लिक्विड का। कितना है? 2 सिग्मा इनटू जी। ये 2 कट गया, कितना हो गया? a³ सिग्मा जी। फिर से ब्लॉक रुका हुआ है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ। कितना फोर्स है? लिखो, k ऊपर की तरफ फोर्स है, देखो k a/2 प्लस ये वाला है kx प्लस k a/2। ये दो फोर्स लिख दिए। ये अब थ्रस्ट फोर्स भी ऊपर है, कितना? a³ सिग्मा g इज इक्वल्स टू नीचे कितना है? a³ सिग्मा g प्लस, और हम लोग को w का ही वैल्यू निकालना है। तो देखो a³ सिग्मा g कट गया ना, और हम इस kx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? a³ सिग्मा g, इक्वेशन 1 के हेल्प से। तो अब क्या इक्वेशन बनेगा? k/2 प्लस k/2 कितना हो गया? और kx के बदले क्या लिख दिए? इज इक्वल्स टू w। तो वेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? a कॉमन k प्लस आंसर। इजी पीजी। आए बात समझ में? अब आप प्लीज सॉल्यूशन मत छापिएगा फिर से। अगला सवाल करो, ये जेईई मेंस 2020 में आया हुआ है। ये सवाल तो लेकिन सच में बहुत आसान है। देखो थक गए तो जल्दी देखो क्या है क्वेश्चन। अ हॉलो स्फेरिकल सेल एंड आउटर रेडियस कैपिटल आर फ्लोट्स जस्ट सबमर्ज्ड अंडर वाटर सरफेस। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ऐसा वाटर होगा और जस्ट इसके अंदर क्या है? एक हॉलो सेल है। हॉलो सेल क्या होता है? ऐसा कुछ, इसमें अंदर में खोखला होता है, कैविटी होता है, और इधर बाहर में इसका इनर रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r और आउटर रेडियस दिया हुआ है कैपिटल। पहले इतने का समझते हैं मीनिंग। अगर हम पूछें कि ये हॉलो स्फीयर कितना वॉल्यूम छेकेगा, कितना स्पेस लेगा, तो क्या बताओगे? यही कृपा रखी हुई आस्था बोल रही है कि सर ये उतना ही वॉल्यूम छेकेगा जितना इसके मटेरियल का वॉल्यूम है। मतलब 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये कितना है? माइनस बोल रहे थे। कितना वॉल्यूम, स्पेस कितना छेकेगा? आउटर वॉल्यूम के बराबर। स्पेस कितना छेकेगा? आउटर वॉल्यूम के बराबर। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? मतलब इसको कहीं रखने के लिए कितना खाली करना पड़ेगा? आउटर वॉल्यूम के बराबर। बोलो, तो जब ये इस पानी में इन किया होगा तो उसने पानी के कितने वॉल्यूम को हटाया होगा? आउटर वॉल्यूम के। और जितना पानी हटाया होगा उसी पानी ने क्या लगाया होगा? बाइंड फोर्स। कितने के बराबर होता है? v रो g। यहाँ पे ये v किसका वॉल्यूम होगा? जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो कौन सा वॉल्यूम होगा? आउटर वॉल्यूम।
4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर का डेंसिटी SI यूनिट में कितना होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है, और अगर CGS सिस्टम में बात करें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन इस सेल का कितना वेट नीचे लग रहा होगा, mg कितना होगा। अब अगर हम इस सेल का मास पूछें आपसे, तो इस सेल का मास किसके वजह से होगा, इसके मटेरियल की वजह से। इसके मास किसकी वजह से होगा, बोलो। तो इसका अगर मास लिखना है तो इसका मटेरियल का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, जो कि कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस, ये इसके मटेरियल का वॉल्यूम हुआ, इनटू इसके मटेरियल का डेंसिटी। इसके मटेरियल का डेंसिटी दिया हुआ है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखे या रिलेटिव डेंसिटी लिखे, सबका मतलब होता है डेंसिटी, सीधा समझ लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेल ऑफ मटेरियल इज 27/8। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में होता है। वाटर का आप डेंसिटी कितना लिखते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ kg पर, तो वाटर के रिस्पेक्ट में इसका डेंसिटी 27/8 टाइम्स है, मतलब इसका डेंसिटी कितना लिखेंगे 27/8 ग्राम पर सेंटीमीटर। वाटर का कितना लिखते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका कितना लिखेंगे 27/8 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो डेंसिटी कितना लिख देंगे 27/8 इंटू 10⁻³ ऐसा सिस्टम लिखते इंटू जी। बात समझ में आया। तो सेल के केस में उसका जो वेट होता है, वेट में मास जो होता है, वो मास किसकी वजह से होता है मटेरियल की वजह से। तो हम मटेरियल का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किया, और इस पर लगने वाला आप थ्रस्ट फोर्स में वॉल्यूम किसका लेंगे आउटर वॉल्यूम, क्योंकि उतना स्पेस वो दिख रहा है, और डेंसिटी तो वाटर का लिखना होता है, लिक्विड का है। और ये फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है फ्लोट कर, देखो लिखा हुआ फ्लोट कर रहा है। कोई बॉडी कब फ्लोट करता है जब वेट और अपथ्रस्ट फोर्स बराबर हो, तो बराबर कर दीजिए FB = वेट। ये तो बहुत आसान सवाल था, बहुत इजी बात। अब ये सब बात आपको नहीं ध्यान में लगता है कि वेट किसके वजह से होता है, वॉल्यूम किसके वजह से होता है, तो यहाँ पे आपका फिजिक्स का डेवलपमेंट माइंड का कम हुआ है। आपको सोचना है ये सारी चीजें। कहीं कोई बॉल है, बॉल को रखेंगे कहीं भी तो कितना जगह चकेगा, जितना उस बॉल का वॉल्यूम है, आउटर वॉल्यूम है। लेकिन उस बॉल का मास किस पे डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल पे, उसके। और कोई बात नहीं अगर आज नहीं पता था तो, लेकिन अभी पता होना चाहिए। आज के बाद ये गलती कहीं पर भी आपको नहीं दोहरानी है ना। तो FB कितना है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 10 इंटू G = ये वेट कितना है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस इंटू 27/8 इंटू, अच्छा हम यहाँ बार 10 क्यूब इंटू G। फिर देखो 10 क्यूब इंटू G और ये 4/3 पाई 10 क्यूब इंटू G क्या हो गया, कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा 8R क्यूब, बोलो। और इधर 27 मल्टीप्लाई होके 27 कैपिटल R क्यूब माइनस 27 ही स्मॉल R है ना जी। आपसे क्या पूछा, आपको बताना है स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के टर्म में, तो 27 स्मॉल r क्यूब = ये इधर गया तो 21 कैपिटल R क्यूब, यही होगा नहीं 19 कितना होगा 19 कैपिटल R क्यूब। तो स्मॉल r क्यूब = 19 R क्यूब बाय 27। तो स्मॉल r कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 19 बाय क्यूब रूट ऑफ 27 तो 3 होता है, तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ 19 लिखना है, 19 का पावर 1/3। तो कैलकुलेशन नहीं, आंसर सही है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 19 का क्यूब रूट हम लोग सोचेंगे थोड़ा सा, कितना कैसे सोचेंगे, तो 27 का कितना होता है 3 और 8 का होता है 2, तो 2.5 के आसपास कुछ होगा। कितना होता है 2.5 सोचिए, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 तो 6.25 इंटू 2.5 25 155 12 25 50 12 62 के दौर में 6
25 से 150, 156, 15.625, अभी भी नहीं आया। तो 2.7 के आसपास होना चाहिए। तो 2.7 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 0.9 आर। कितना आ गया? 0.9 आर। तो ये लिखा हुआ है 0.6 आर, 4/9, 40/9, 2 चौक 36। ये भी 0.4 आर लिखा हुआ है, ये 0.3 लिखा हुआ है, 0.3 आर, ये लिखा हुआ है 0.6 आर, और 9 नंबर क्या से 0.9 आर। तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये सवाल जेईई मेंस 2020 का। देखिए कुछ और सवाल करते हैं ऐसे ही। अगला सवाल है, अब मैं ही करा दे रहा हूं, आप लोग बाद में खुद से करिएगा। A wooden block floating in a bucket of water has, सुनेगा ध्यान से, एक वुडन ब्लॉक है और क्या है? एक बकेट ऑफ वाटर है। तो देखिए हम लोग एक बकेट ऑफ वाटर बना लिए। क्वेश्चन पढ़ना हम लोग सीख चुके हैं कि लाइन बाय लाइन का मीनिंग समझना है। और एक वुडन ब्लॉक है, 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। और इस वुडन ब्लॉक का कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है? 4/5। ये वाला वॉल्यूम दिया हुआ है। मतलब अगर इसमें वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम V मान लूं, तो ये जो इनसाइड है वो वॉल्यूम कितना होगा? 4/5V। बोलो ठीक है। इसका एफबीडी बनाइए। इसका वेट नीचे लगेगा, कितना होगा वेट? M इंटू G। M में किसका मास लिखोगे? ये मास किसका है होता है? ब्लॉक का। और ब्लॉक का मास कैसे लिखेंगे? ब्लॉक का पूरा वॉल्यूम, ब्लॉक का मतलब V इंटू ब्लॉक का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू G। बोलो। और इस पर अब थ्रस्ट फोर्स को कितना लगेगा? 4/5। जितना इनसाइड है उतना वॉल्यूम, 4/5V इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड में क्या है? वाटर है, इंटू G। बोलो। और ये फ्लोट कर रहा है तो दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। करिए इक्वेट। तो 4/5 रो W इंटू G इज इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है? V रो ब्लॉक इंटू G। तो GV कटा, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है? तो 1 इंटू 4/5 मतलब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। मतलब देखिए डायरेक्ट नहीं दिया डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, ऐसे बता के क्या बताना चाह रहा है? ये डेंसिटी ऑफ ब्लॉक बताना चाह रहा है। अब आगे चलिए। अब कह रहा है कि when certain amount of oil is poured into the bucket। अब इस बकेट में हम क्या डाल रहे हैं? तेल। तेल का डेंसिटी पानी से कम होता है, इसलिए आप जानते हो कि तेल पानी के ऊपर क्या होता है? तैरता है। It is found that the block is just under the oil surface। अब ब्लॉक ऑयल के अंदर चला जा चुका है, with half of its volume under the water and half in the oil। पहले डायग्राम बनाते हैं लोग, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। कि ये देखिए पानी है और इसके ऊपर हम लोग क्या डाल दिए? ऑयल डाल दिए। ये क्या है? ऑयल। और अब जो ब्लॉक है उसकी स्थिति क्या है? इस ब्लॉक की स्थिति ये है कि इस ब्लॉक का आधा हिस्सा पानी में है और आधा हिस्सा ऑयल में है। अच्छा, समझ गया। ठीक, फिर से इसका एफबीडी बनाइए। फिर से इसके वजन में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो इस पर mg अभी भी उतना ही लगेगा। कितना? अभी लिखे थे देखो, v इंटू रो ब्लॉक इंटू G। v इंटू रो ब्लॉक इंटू G। बोलो ठीक। और इस पर आप थ्रस्ट फोर्स लगेगा। कौन कौन लगाएगा? तो ये पानी कहेगा देखो हमरे अंदर इसका आधा वॉल्यूम है, तो मैं लगाऊंगा ऊपर की तरफ वॉल्यूम V/2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। बोलो, बोलो ना जी। और तेल कहेगा कि आधा वॉल्यूम हमारे पास है तो हम भी लगाएंगे V/2 इंटू डेंसिटी ऑफ इंटू G। बोलो।
और ये फ्लोट कर रहा है तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स तो ऊपर में देखो v/2 इंटू जी कॉमन ले लें तो रो वाटर प्लस रो ऑयल बचा के नहीं बचा, इधर v रो ब्लॉक इंटू जी, तो क्या कटेगा देखो vg कटा और ब्लॉक का डेंसिटी निकाल चुके हम लोग, तो ये 1.6 हो जाएगा और ऑयल का डेंसिटी हम लोग को निकालना है, वाटर का कितना होता है 0.6 ग्राम पर, तो डेंसिटी जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है ना, तो उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। जब आप डेंसिटी को किस में लिखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो जो वैल्यू होता है उसे क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। तब वो क्या पूछा है द डेंसिटी ऑफ ऑयल रिलेटिव टू वाटर, मतलब रिलेटिव डेंसिटी पूछा है, तो कितना होगा 0.6। और क्यों इसको बोलते हैं क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1, तो ये सिग्निफाई करता है कि वाटर से ये 0.6 टाइम्स है डेंसिटी में, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ लिखा है डेंसिटी ऑफ ऑयल रिलेटिव टू वाटर। एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी का यही फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि कितना होता है 1 ग्राम। समझ गए। एक सवाल और था, ये सवाल, ठीक है, जेईई मेंस 10 अप्रैल 2019 के शिफ्ट 2 का था, और ये सवाल आप लोग खुद बनाइएगा, मैं सवाल समझा देता हूं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 0.5 मीटर, क्या मतलब समझ गए? क्या दिया हुआ इसका? मत बोलना साइड दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम 0.5 का क्यूब 0.125 मीटर क्यूब, फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स ऑन विथ 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर वाटर। फिर से डायग्राम बना देते हैं इतना केस का, ये वाटर है, ये क्यूब है, और इस क्यूब का कितना परसेंट वॉल्यूम पानी में है, इस वॉल्यूम को V मान लेते हैं, तो ये कितना वॉल्यूम पानी में है, ये वॉल्यूम V इन होगा 3/10 V, बोलो ठीक है। फिर से इसका वीडियो बनाइए, इसका वेट कितना नीचे लगेगा, वेट इसके मास पे डिपेंड करेगा, बोलो, और इसका मास कितना लिखोगे, इसका पूरा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू जी, और इस पर अपथ्रस्ट फोर्स कितने वॉल्यूम की वजह से लगेगा, जितना अंदर है 3/10 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर में है ना, इनटू जी, बोलो, और फ्लोट करे तो दोनों इक्वल कर दो। हम डायरेक्ट इक्वल करें कि G से G कटा, V से V कटा, 3/10 इंटू रो W तो 1 होता है, तो 0.3, रो ब्लॉक इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। पिछले वाला सवाल में भी कुछ ऐसा ही था कि नहीं, मतलब ये सब जो बात बताता है कितना परसेंट पानी के अंदर है, ये बेसिकली क्या बताना चाह रहा है, कितना उसका डेंसिटी, वॉल्यूम नहीं, कितना उसका भाई, ये लाइन का मतलब है आपको यहां तक पहुंचना है, ठीक। तो आगे पढ़िए, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट ऑन द ब्लॉक विदाउट फुल्ली सबमर्जिंग इट अंडर वाटर, मतलब इस पर वेट डालते जाओगे तो नीचे जाते जाएगा, कितना मैक्सिमम वेट रख सकते हैं जब तक वो फुल नाप चला जाए, तो मान लेते हैं वो वेट m होगा। फिर से आप FBD बनाइएगा, अब इस केस में क्या होगा, आप ये ब्लॉक को क्या कर दीजिएगा, फुल्ली सबमर्ज मान लीजिएगा कि ठीक है m मास पे फुल्ली सबमर्ज हो गया, वहीं तक वेट रख पाएंगे, उसके बाद तो वो डूब जाएगा। ये वो m मास है जो उसके ऊपर रखे हैं, ठीक है। अब इसका FBD फिर से बनाइए, इस पर नीचे कितना फोर्स लगेगा, इसका खुद का वेट प्लस जो मास रखे हैं उसका, बोलो कितना वेट नीचे लगेगा, m प्लस इसका खुद का मास निकालें, देखो इसका वॉल्यूम इनटू इसका, ये हो गया टोटल मास इनटू जी, बात आया समझ में। और इस पर बाइंड फोर्स कितना लगेगा, अब पूरा वॉल्यूम चला गया है, तो V इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू, फिर से ये क्या कर रहा है, बोलो, तो दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर दीजिए, तो पूरा हम ही सॉल्व कर दीजिए। अब बना देते हैं,
तो ये हो गया V रो W इंटू जी इज इक्वल्स टू यहां हो गया M प्लस रो ब्लॉक इंटू V इंटू जी। तो G दोनों साइड से कटा। V का वैल्यू हम लोग को पता है, लेकिन V का वैल्यू ना हमें मीटर क्यूब में पता है। V का वैल्यू किसमें पता है? मतलब एसआई सिस्टम में, इसलिए डेंसिटी भी हम लोग एसआई सिस्टम में लिखेंगे। तो वॉल्यूम हो गया 0.125 बोलो, और वाटर का डेंसिटी एसआई सिस्टम में 1000 होता है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। जी तो निकल चुका है। तो ये किसमें लिखा हुआ है? केजी में लिखा हुआ है, ध्यान रखिए किसमें लिखा हुआ है ये? एम केजी में आएगा। फिर से रो ब्लॉक 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एसआई सिस्टम में कितना लिखेंगे? इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दे तो 300 इंटू वॉल्यूम 0.125। आ समझ में ना? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 125 इज इक्वल्स टू m प्लस ये कितना हो जाएगा? 375 37.5 होगा ना मल्टीप्लाई करने। इसको उधर भेज दो तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 125 माइनस 37.5 माइनस किए तो 0.5, 14 में से 7 गया 7, 11 में से 3 गया 87.5 kg। क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे सवाल बन जाएंगे? कॉन्फिडेंस आ गया? कुछ छापना मत, खाली क्वेश्चन लिख करके खुद से ट्राई करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।